बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड एज अ रिजल्ट वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट हो और हमें जो रिजल्ट मिलेगा, यानी इन प्रोडक्ट से जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटी हो, तो इस प्रोडक्ट को जो कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड वी गेट स्केलर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे और इससे जो हमें रिजल्ट मिल रहे वो रिजल्ट स्केलर प्रोडक्ट हो, यानी स्केलर क्वांटिटी हो। जैसे कि यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो तो इसको जो है यानी यानी सच प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में है हमारे पास कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जैसे कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हो दो वेक्टर्स के, तो ये फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और इन दोनों के बीच में जो है कॉस एंगल होगा, यानी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब कंसिडर कर देते हैं कि कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी बाय मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर्स है ए बी, इस तरह से अगेन हमारे पास सेकंड डायग्राम सेम सिचुएशन है, ए बी वेक्टर है। अब फर्स्ट केस के अंदर इफ टू मल्टीप्लाई वेक्टर ए विद बी देन वी गेट, जैसे कि अगर हम ए वेक्टर को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर है, इस तरह से ये बी वेक्टर है, तो जैसे कि डिफिनीशन के रिस्पेक्ट से हम ये बन जाएगा यानी ए डॉट बी। जैसे कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो कि ए है, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर जो कि बी है, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास यानी ये बना एक इक्वेशन बना, सिंगल इक्वेशन इसका कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, सो दिस इज इक्वेशन 1। अब इस तरह से दूसरे वाले डायग्राम के अंदर फिगर के अंदर जो कि है, यानी हमने बी वेक्टर को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई वेक्टर बी विद वेक्टर ए। जैसे कि अगर हम वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी गेट, तो अब हमारे पास आंसर बन जाएगा देन वी गेट। अब इसी केस के अंदर जैसे कि हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब ए का जो प्रोजेक्शन है वो बी पे लाई कर रहे, तो जैसे कि यहाँ पर बी वेक्टर है, क्योंकि हमें मालूम है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए। तो इस तरह से ए वेक्टर तो बी को पैरेलल नहीं है, लेकिन ए का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो बी पे लाई कर रहे, वो बी को पैरेलल है, यानी ए का प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा हो जाएगा या ए का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और इस तरह से हमारे पास बी वेक्टर। तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है हमारे पास यानी स्केलर प्रोडक्ट से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो इस तरह से अब इस सिचुएशन में हमने सेकंड के अंदर हमने बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से बी का जो प्रोजेक्शन ए पे लाई कर रहे वो बी कॉस थीटा है इस तरह से, और ए वेक्टर हमारे पास आ जाएगा यानी बी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट या बी का वो प्रोजेक्शन जो कि ए पे है, और इस तरह से ए वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास स्केलर इन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर देते हैं तो बी डॉट ए जो है, यानी बी डॉट ए जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब बी ए या ए बी, अब चूंकि दोनों मैग्नीट्यूड है तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि बी डॉट ए इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ए इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा आ जाएगा, और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। अब इस तरह से इक्वेशन 1 का जो आंसर है ए बी कॉस थीटा और इक्वेशन 2 का जो आंसर है हमारे पास यानी ए बी कॉस थीटा, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जैसे दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो ए डॉट बी जो है ये बराबर हो जाएगा बी डॉट ए के इक्वल हो जाएगा, यानी ए डॉट बी का आंसर और बी डॉट ए का जो आंसर है दोनों सेम है, सो दिस इज इक्वेशन 3। यानी इक्वेशन 3 ये शो करा रहे कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इक्वेशन 3 शो दैट स्केलर प्रोडक्ट
एस कम्यूटेटिव, यानी स्केलर प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए वेक्टर को बी के साथ लेट सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि इस सिचुएशन में हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया और इस सिचुएशन में हमने जो है सेकंड के अंदर हमने बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहे। अब इस तरह से इसकी कॉन्सेप्ट को आगे नेक्स्ट पढ़ने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि इसको यूनिट वेक्टर के अंदर डिस्कस कर देते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट इन अ केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अब जैसे कि हमारे पास आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इन अ केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अब इसको डिस्कस करते हैं यूनिट वेक्टर के अंदर। तो यूनिट वेक्टर में हमारे पास जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा, यानी जैसे कि यानी पैरेलल केस में जो है स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर में, एंटी पैरेलल में। तो इसके लिए कंसिडर कर देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर देते हैं कि लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब हमें मालूम है कि जैसे कि आई यूनिट वेक्टर जो है ये लाई कर रहे एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी जे यूनिट वेक्टर लाई कर रहे वाई के ऊपर, और इस तरह से के यूनिट वेक्टर जो है वो लाई कर रहे यानी जो जेड एक्सिस है इसके ऊपर या जी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब कंसिडर कर देते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास टू वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वो चूंकि दोनों वेक्टर जो है वो इस तरह से यानी या एक्स एक्सिस पे है, या जे जो दो हमारे पास जो कि यूनिट वेक्टर है वो वाई एक्सिस पे है, या दो यूनिट वेक्टर है यानी जैसे कि वो जेड एक्सिस के ऊपर है। तो लेट्स सपोज कंसिडर कि यहाँ पर के दो यानी टू यानी आई यूनिट वेक्टर है, दोनों जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे यूनिट वेक्टर। तो अब अगर हम यहाँ पर गौर कर ले दोनों की टेल और हेड जो है, अगर जैसे कि टेल हम कंबाइन कर देते हैं तो हेड, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो 0 के इक्वल होते हैं। तो इस केस में हमारे पास ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये बराबर हो जाएगा जैसे आई डॉट आई इज इक्वल्स टू, अब हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब हमें मालूम है कि जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होते हैं, और इस तरह से यहाँ पर थीटा जो है 0 डिग्री है, और हमें ये भी मालूम है कि कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम रिप्लेस कर दें तो आई डॉट आई जो है ये 1.1.1 के इक्वल हो जाएगा, यानी आई डॉट आई इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि जैसे कि अगर दो वेक्टर एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे, या वाई एक्सिस पे लाई कर रहे, या जेड एक्सिस पे लाई कर रहे, तो इसका जो रिजल्ट है वो 1 है। और हमें मालूम है यूनिट वेक्टर का जो मैक्सिमम आंसर है, यानी जो आंसर है वो 1 है, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम आंसर मिल रहे। तो इसका मतलब ये है कि स्केलर प्रोडक्ट अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल हो तो इस केस में हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिमिलरली, जैसे कि अगर आई डॉट आई या हमारे पास जे डॉट जे, दोनों वेक्टर जो है जे डॉट जे हो, या के डॉट के, या दोनों जो है तीनों सिचुएशन में अगर एक दूसरे को पैरेलल हो तो वो हमें जो कि 1 आंसर देगा। तो एक हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि स्केलर प्रोडक्ट अगर यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल हो तो उसी से हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा। अब दूसरा ये है कि लेट्स सपोज अगर एक यूनिट वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस पे है, यानी आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस पे है, और दूसरा यूनिट वेक्टर जो है जैसे कि जे जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करे। अब इन दोनों के बीच में जो कि थीटा है वो 90 डिग्री है, और हमें मालूम है cos 90 0 के इक्वल है। तो इस केस में जो कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये बराबर हो जाएगा आई डॉट जे। अब डिफिनीशन के रिस्पेक्ट से मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब हमें मालूम है जैसे कि आई डॉट जे ये तो 1 के इक्वल है, और यहाँ पर जो थीटा है थीटा 90 डिग्री है, और cos 90 जो है ये 0 के इक्वल है। जैसे कि इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 1.1.0 आ जाएगा। तो एट्स मीन आई डॉट जे से जो आंसर मिला हमें वो 0 के बराबर हो गया। तो इस केस में जैसे कि दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो इसी केस में हमें 0 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर दें सिमिलरली जैसे कि अगर हम आई को जे के साथ लेट्स सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या हम जे को के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
या हम k को i के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो इसका जो आंसर स्केलर प्रोडक्ट में हमें मिलेगा 0, यानी इसका जो आंसर है वो स्केलर प्रोडक्ट में बराबर होगा 0 के। जैसे कि परपेंडिकुलर केस में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो है ये बराबर होगा 0 के। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, यानी एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की जो एग्जांपल है इसमें लेट्स सपोज स्केलर प्रोडक्ट, तो इसमें पहला जो है हमारे पास, जैसे कि अगर हम वर्क डन है तो वर्क डन भी हमारे पास जो कि स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है, वर्क डन। इसी तरह से हमारे पास पावर जो है ये भी स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। इसी तरह से हमारे पास जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। अब इसी तरह से अगर हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये भी स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी जो है हमारे पास यानी स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स है। तो जैसे कि इसकी इक्वेशन है, जैसे कि वर्क जो है हमें मालूम है W = F.D, यानी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, रिजल्ट जो है हमें स्केलर क्वांटिटी दे रहे, तो इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट है वो स्केलर है, यानी वो स्केलर प्रोडक्ट है। इस तरह से पावर जो है, जैसे कि पावर का डिफिनीशन है P = F.V, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे, रिजल्ट स्केलर मिल रहे। इसी तरह से अगर हम जो है यानी इस तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है जैसे कि हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी = हाफ, इस तरह से mv.v, यानी दो वेक्टर्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे, रिजल्ट जो है हमें स्केलर मिल रहे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जैसे कि पाई E ये बराबर है E.AK, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की जो कि डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे, रिजल्ट हमें स्केलर मिल रहे। इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई M या फाई B, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये B.A, दो वेक्टर मैग्नेटिक इंडक्शन है, एरिया है, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे और रिजल्ट जो है वो हमें यानी स्केलर मिल रहे। तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहला जो है हमारे पास जैसे कि हमने फर्स्ट जो डेरिवेशंस के अंदर इक्वेशन के अंदर पढ़ा कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी अगर हम लेट्स सपोज ए वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे या सेकंड वेक्टर को हम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे, तो दोनों से हमें सेम आंसर मिलेगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव है। इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, जैसे कि पैरेलल केस में हमारे पास थीटा जो है 0 के इक्वल होते हैं। जैसे कि हमें मालूम है A.B इस केस में बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब पैरेलल केस में थीटा जो है ये 0 डिग्री के इक्वल होते हैं और cos 0 जो है ये बराबर होते हैं 1 के। अगर यहाँ पर हम 1 रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा A.B = ये मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर के बराबर होगा, यानी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा और इसी केस में हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा। इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो परपेंडिकुलर केस में हमें मालूम है कि थीटा जो है ये 90 के इक्वल होते हैं और cos 90 जो है ये 0 के इक्वल होते हैं। जैसे कि A.B = मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। अब इसी केस में जो है थीटा 90 डिग्री है और cos 90 जो है ये बराबर होते हैं 0 के। तो यानी परपेंडिकुलर केस में हमारे पास A.B यानी दोनों वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा 0 के। इस तरह से अगर स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कंडीशन ऑफ एंटी पैरेललिज्म, यानी एंटी पैरेलल में थीटा जो है 180 डिग्री के इक्वल होते हैं और cos 180 - 1 के इक्वल होते हैं, तो इस केस में A.B = A, इस तरह से B cos थीटा आ जाएगा और एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री और cos 180 = -1। तो इसका जो आंसर हमारे पास बन जाएगा, यानी जैसे कि A.B = -AB। जब माइनस आंसर दे रहे तो हमें पता चलेगा कि दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे को एंटी पैरेलल है। अब लास्ट में है कि इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।